आपको लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग। प्रॉपर आवाज आ रही है आपको? जी सर। सर ओके, ये बोल ठीक रहे है। थे। हाँ हाँ, हेलो। बताएं। अब नोट्स नहीं डाले थे, आज टेस्ट के लिए भी बोले थे, नोट्स भी नहीं मिला, वो नहीं हुआ। लास्ट पीडीएफ। क्लास के नोट्स नहीं होंगे, क्योंकि आज की क्लास के और लास्ट क्लास की पीडीएफ एक ही है, तो वो दोनों एक साथ अपडेट हो गए। और उसके पहले की? उसके पहले की तो अपडेट हो गए होंगे ना। नहीं सर, हमको नहीं मिली। इसमें एप्लीकेशन पर नहीं है क्या? एक मिनट, हम देखने नहीं पाए, एक मिनट चेक करके बता रहे हैं। एप्लीकेशन पर सारे होंगे, बट जहां पर आपका मटेरियल है ना, वहां पर सारे नोट्स होंगे। और जो कि लास्ट क्लास और आज का टॉपिक एक ही है, इसलिए जो दोनों की पीडीएफ रहेगी वो एक ही रहेगी और आज अपडेट हो जाएगी। चेक कर लीजिएगा आप, एप्लीकेशन पर होंगे प्रीवियस नोट्स नोट्स जो है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा। तो हम देख रहे थे बंगाल, और बंगाल के अंतर्गत हम देख रहे थे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसके द्वारा बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया गया था, है ना। हमने देखा था सबसे पहले कि बंगाल पर अधिकार स्थापित करने का जो मूल उद्देश्य था, या बंगाल को जीतने का मूल उद्देश्य था, वो यही था कि बंगाल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न था, ऐसा। हेलो सर। हाँ हाँ, बेटा। हाँ सर, ये कह रहे थे जैसे आप बोर्ड पर बता रहे थे ना, वैसे ही हाँ अपलोड हुआ है बोर्ड वाला। जैसे आप बोर्ड पर बता रहे थे, हाँ, तो वैसे ही ना बोर्ड का ही अपलोड हुआ है। पूरा पीडीएफ नहीं लास्ट अपलोड हुई क्लास है। वाला ना, लास्ट क्लास वाला। ऑल क्लास की ऐसे ही पीडीएफ अपलोड हुआ है, जैसे आप बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना, हाँ, वही बोर्ड वाला ही अपलोड हुआ है। पीडीएफ, स्टडी मेन पीडीएफ नहीं पीडीएफ जो अपलोड मैं हुई है। भेजता हूँ एज अ नोट्स फॉर्म में, वो नहीं है उसमें अपलोड। नहीं सर, नहीं। चलो, मैं क्लास के बाद मैम से बात कर लूंगा, तो वो बता देंगे कि अगर अपलोड तो होगी एक्चुअली, कहीं हो सकता है दूसरे फोल्डर में हो, क्योंकि अपलोड तो वो करती ओके। है मैम, उनका मेरे पास कॉल आता ओके। है ना। तो मैं ओके। उनसे कंफर्म करके वही और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आज आप टेस्ट के लिए बोले थे, वही हम पूछ रहे थे, आप अपलोड भी नहीं किए, बताए भी नहीं, तो कैसे टेस्ट देते, यही इसलिए पूछ रहे नहीं थे। नहीं, आप टेस्ट टेस्ट तो जो एक दिन बाद बोला था ना, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था ना, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो अपन टेस्ट का डिसाइड करके और एक साथ अपन करेंगे, है ना। उसी के लिए सर, जब पीडीएफ नहीं मिली थी उसी दिन हम पूछ रहे थे सर। क्या? पीडीएफ नहीं मिली थी, तो स्टडी के लिए समझ में हाँ, नहीं आता, रिवाइज के लिए, तो इसी बात पूछ रहे थे। टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। वो टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, ये स्टडी वाला स्टडी जो मटेरियल रहेगा उसमें तो पीडीएफ होना, वो पीडीएफ होना चाहिए, तो पढ़ने के लिए दोबारा रिवाइज करने के लिए। नहीं, ये पूछ रहे पीडीएफ थे। उसमें रहता है, मैं बता रहा हूँ ना। वो शायद वो किसी ओके। दूसरे फोल्डर में होगा, क्योंकि मैं जो कोई ओके। भी टीचर है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर है, क्लास के बाद वो पीडीएफ सेंड करते हैं, अपडेट करते हैं, डेट हाँ। वाइज, क्लास वाइज, सारी चीजें। ठीक है, हाँ सर, पीडीएफ भेजते हैं आती है। वो। एक मिनट, वो आती है, लेकिन आप सबकी पीडीएफ आती है कौन सी, जब क्लास चलती है वॉइस वाली, वो ब्लैक बोर्ड वाली, व्हाइट बोर्ड वाली, वो क्लास आती है। जो पीडीएफ से बनाते हैं पढ़ाते हैं, वो पीडीएफ की आती है। नोट्स नहीं आते हैं। नहीं, कहने बोला आप व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना, तो व्हाइट बोर्ड का हाँ पीडीएफ अपलोड होता है। लेकिन जो सर पीडीएफ से पढ़ाते हैं, उनका पीडीएफ अपलोड हाँ होता है। लेकिन मैम का जो था, मैम से पढ़ाई भी थी, बोर्ड का भी अपलोड हुआ था, उनका पीडीएफ भी अपलोड हुआ, उनके बोले थे तो। हाँ, लेकिन तो आपका वही इसमें मैं कह बोर्ड का ही रहा हूँ कि है। देखिए, मैं जो भेजता हूँ, तो मैंने जैसे आपको बोर्ड से पढ़ाया, तो बोर्ड का पीडीएफ जी। अपलोड होता है, साथ ही साथ मैं पीडीएफ भी भेजता हूँ। जो प्रॉपर नोट्स जी। बनते हैं ना, उसका पीडीएफ भी मैं सेंड करता हूँ यहाँ से।
वही हमको ढूंढा तो वही नहीं मिला हमको, और सबका मिला तो हाँ, वही नहीं वो मिला मैं था। मैम से पूछ लूंगा कि वो क्यों नहीं है, ओके। कहाँ पर। वही तो मैं आपसे इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, कि वो मैं मैम से ओके सर। कंफर्म करके पूछ लूंगा कि अगर मैं भेज रहा हूँ और अपलोड हो रहा है तो किस फोल्डर में अपलोड हो रहा है, ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, ओके सर, थैंक यू। है ना। ऐसा, तो वो मैं मैम से कंफर्म करके और आपको बता दूंगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो अब हम आगे बढ़े। ओके। ओके, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर देख रहे थे बंगाल, और हम देख रहे थे ब्रिटिश के द्वारा बंगाल पर जो अधिकार किया गया था किस तरीके से किया गया, जिसमें हमने देखा कि बंगाल पर अधिकार करने का जो एक सबसे मुख्य वजह थी, या जो सबसे प्राइमरी उसका रीजन था, वो ये था कि बंगाल आर्थिक रूप से संपन्न था। आर्थिक रूप से संपन्न होने की वजह से, आप म्यूट कर लीजिए। आर्थिक रूप से संपन्न होने की वजह से बंगाल में जो है बंगाल को प्राप्त करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर बंगाल पर अधिकार हो जाता तो वहां से प्राप्त आय से अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार प्राप्त किया जा सकता था, और यही कारण था। साथ ही साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी बंगाल महत्वपूर्ण था। पूर्व के साथ व्यापार करना था, अगर पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करना था, तो बंगाल में आदर्श परिस्थितियां हुआ करती थी। दूसरा, भारत में लगातार पश्चिमी कंपनियों का आगमन हो रहा था, तो पश्चिमी कंपनियों के आगमन के प्रभाव से बचने के लिए भी बंगाल पर अधिकार करना आवश्यक था। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आती है तो आने के बाद वो सबसे पहले भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर या दक्षिणी क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाएगी, सीधे सीधे पूरे भारत को पार करके पूर्वी क्षेत्र तक नहीं पहुंचेगी। और यही कारण हुआ करता था कि यहाँ पर क्या किया गया, तो ब्रिटिश के द्वारा बंगाल पर जो है अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की गई। ऐसा, देखिए हमने देखा बंगाल में पहले मुर्शीद कुली खां हुआ करता था, जिसने स्वतंत्र रूप से बंगाल की सत्ता को स्थापित किया था। फिर मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन शासक बना, सरफराज खां बना, अली वर्दी खां बना और सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला के समय में ही हमें देखने को मिलता है कि बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की कार्यवाही की पृष्ठभूमि निर्मित की जाती है, और हमें देखने को मिलता है बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला हुआ करता था तो उसी समय हाँ, बोर्ड अभी शो नहीं हो रहा है, अभी हम सब प्रीवियस ईयर वाला जो है वो देख रहे हैं, मतलब प्रीवियस क्लास जो है वो देख रहे हैं, और हम अभी बोर्ड शो करते हैं। ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो हुआ करता था जब वो शासक था, उसी समय में बंगाल के ऊपर नियंत्रण की कार्यवाही को किया गया, जिसके तहत हमें देखने को मिलता है कि प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध एक वो युद्ध हुआ करता था कि जिस युद्ध ने बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण जो है वो स्थापित किया था। ठीक है, ऐसा करके तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ये भी हमने देखा था कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का जो नवाब हुआ करता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो है वो मारा जाता है, और सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर नामक व्यक्ति को जो है ये बंगाल का नवाब बनाने की घोषणा कर दी जाती है। बोला गया कि 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ गंगा के किनारे, उसमें मीर जाफर क्या हुआ, आ, मतलब एक निर्णायक भूमिका में रहा, क्योंकि वो सेना तो लेके गया लेकिन सेना लेने के बाद भी वो उसमें शामिल नहीं हुआ, ऐसे करके। ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके बाद क्या है आगे देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो हम देखेंगे प्लासी के युद्ध के परिणाम। देखिए, प्लासी के युद्ध के परिणाम में हमें यह देखने को मिलता है कि इसके तहत ये निर्धारित किया गया कि कंपनी ने बंगाल का जो अगला नवाब है वो किसको घोषित किया, तो मीर जाफर नामक व्यक्ति जो है वो क्या बन गया, कंपनी का अगला नवाब जो है वो घोषित हो गया। ठीक है, प्लासी के युद्ध के परिणाम को लेके अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं।
जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेल्सन, ऐसा मेल्सन लिखते हैं कि प्लासी के युद्ध का परिणाम इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली रहा कि कोई इतना प्रभावशाली परिणाम कोई युद्ध नहीं रहा। इस युद्ध की विजय ने बंगाल स्थायी और प्रभावशाली मतलब बंगाल पर अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव डाल दी। ऐसे करके कहने का मतलब यह है कि कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बंगाल पर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डालने वाला युद्ध कौन सा था, तो आप कह सकते हैं कि वो प्लासी का युद्ध था, क्योंकि प्लासी के युद्ध में ही निर्णायक रूप हमें ये देखने को मिलता है कि इनडायरेक्टली बंगाल पर ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ऐसे करके ठीक इसी प्रकार से एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है सर जदुनाथ सरकार। क्या नाम है? सर जदुनाथ सरकार। सर जदुनाथ सरकार इसके बारे में लिखते हैं, उनका मानना है यहाँ पर कि 23 जून 1757 को प्लासी में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। प्लासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्रीय शासन के अभिशाप से मुक्त होने लगा। ऐसा करके और इस तरीके से हमें क्या मिलता है, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा प्लासी के युद्ध को लेकर अलग अलग अपने मत जो हैं वो व्यक्त किए गए हैं। ठीक ऐसा कहते हैं इस युद्ध में कंपनी को 24 परगने की जमींदारी मिली। कितनी? 24 परगने। 24 परगना मतलब एक जिला है बंगाल में, तो उसकी जमींदारी कंपनी को मिली। 1758 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक कंपनी को बर्दवान और नदिया का जो क्षेत्र हुआ करता था, ये क्षेत्र भी मिल गए और इन पर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का नियंत्रण हो गया। ऐसे करके कहते हैं बंगाल से जो धन मिला, उस धन से ब्रिटिशर्स के द्वारा उस धन का उपयोग दक्कन में चल रहे कार्य के लिए किया गया। इस समय दक्कन में कौन सा युद्ध चल रहा था? तो हमें पता है कि इस समय दक्कन में तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है ये हमें देखने को मिल रहा था। तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? प्लासी की विजय ने। ऐसा करके ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा धन मिलता है जिसमें हमें देखने को मिलता है क्लाइव को 3,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी गई थी, जो कि किसके पास थी? कंपनी से हटके क्लाइव के पास हुई थी। ऐसे करके दूसरा ये भी सुनिश्चित किया गया था कि भविष्य में अंग्रेज अधिकारियों और व्यापारियों को निजी व्यापार पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना होगा। यानी कंपनी को तो टैक्स फ्री व्यापार की परमिशन मिली ही थी, साथ ही साथ निजी व्यापार को भी क्या मिल गई थी? हमें देखने को मिल रहा था, तो टैक्स फ्री परमिशन मिल रही थी। ऐसे करके कि आप क्या कर सकते हैं, बंगाल में कहीं पर भी जो है वो व्यापार कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और कंपनी के प्रभाव से भी। ठीक ऐसा करके तो इस तरीके से प्लासी का युद्ध जो है ये ब्रिटिशर्स के लिए एक निर्णायक युद्ध होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमें ये देखने को मिलता है कि अब बंगाल का नवाब कौन बन गया था? तो अब बंगाल का नवाब मीर जाफर नामक व्यक्ति बना था। तो हम देखते हैं मीर जाफर को कि अब आगे कैसी परिस्थितियां बनी। मीर जाफर 1757 में जो है ये शासक बनता है और 1760 तक जो है ये रहा। ठीक है, ऐसे करके लगभग 3 वर्ष तक रहा। मीर जाफर जो है ये क्लाइव के हाथ की कठपुतली था। आप ये मान के चलाएं, कोई इसके पास आप वास्तविक सत्ता नहीं थी। जो क्लाइव कहता था उसी प्रकार से ये क्या कर रहा था? काम कर रहा था। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक आप ऐसे कह सकते हैं कि मीर जाफर के दरबार में एक हाजत तबीयत दरबारी हुआ करता था। ठीक है, हाजत तबीयत दरबारी मतलब उनके पास में रहने वाला एक व्यक्ति हुआ करता था। उसने मीर जाफर के लिए एक बड़ी लाइन कही थी। उसने कहा कर्नल क्लाइव का उन्होंने कहा कि मीर जाफर जो है ये कर्नल क्लाइव का गधा है। ऐसे करके
यानी कहने का मतलब ये है कि जो कर्नल क्लाइव कहता है, मीर जाफर जो है वही कार्य करता है ना, ऐसे करके। तो मीर जाफर के बारे में उसने इस प्रकार की चीजें कही थी। ठीक। अब देखिए, मीर जाफर के संबंध में कहते हैं कि ये शासक तो बन गया। जिस समय ये शासक बना, उस समय उड़ीसा में राजा राम सिंह नामक व्यक्ति जो है, ये उसको दीवानी अधिकार दे दिए गए थे। और बिहार में जो है राम नारायण नामक व्यक्ति जो हुआ करता था, उसको अधिकार थे। अधिकार से मतलब है ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको उसको दिए गए थे कि यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा रेवेन्यू से संबंधित चीजों को सौंपा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन मीर जाफर जो है, वो बिहार के शासक राम नारायण को हटाना चाहता था। शासक मतलब जिसको वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, था तो वो बंगाल के अधीन ही। लेकिन बाद में क्लाइव के और अंग्रेजों की मध्यस्थता से उसको नहीं हटाया गया, और उसने कहा ठीक है। मीर जाफर के समय दो चीजें महत्वपूर्ण हुई। पहली तो ये हुई कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता का प्रारंभ हुआ, और ब्रिटिशर्स के द्वारा इसका लाभ उठाकर बांटो और राज्य करो की नीति का सूत्रपात किया गया। दूसरा, मीर जाफर आंतरिक रूप से जो कलह उत्पन्न हो रहा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को फायदा हो रहा था, उसको दबा नहीं सका। ठीक है, ऐसे करके। और वो आंतरिक प्रशासन को स्वतंत्र नहीं कर सका। क्यों नहीं, मतलब क्यों हो रहा था आंतरिक रूप से विद्रोह? क्योंकि जो भारतीय लोग थे, वो कहीं ना कहीं मीर जाफर के ऊपर दबाव बना रहे थे कि मीर जाफर जो है वो भारतीयों के साथ गद्दारी कर रहा है, और जो भी नीतियां लागू कर रहा है, वो सभी नीतियां जो है, ये ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के समर्थन में नीतियां हुआ करती थी। ठीक है, ऐसे करके। और इस तरीके से मीर जाफर के ऊपर कई सारे दबाव हो रहे थे, लेकिन मीर जाफर इस प्रकार के दबाव को कम करने में सफल नहीं हुआ। आगे जाके हमें ये देखने को मिलता है, 1760 तक पहुंचते पहुंचते कंपनी जो है कंपनी की पैसे की मांग मीर जाफर से जो है लगातार बढ़ती जाती है। कहीं पर भी कुछ भी होता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए मीर जाफर से पैसा मांगा जाता है। मीर जाफर पैसा देने में आगे जाके असमर्थता दिखाता है। कहते हैं 1760 तक पहुंचते पहुंचते कंपनी का लगभग 25 लाख रुपए मीर जाफर के ऊपर बकाया हो गया, ऐसे करके। अब मीर जाफर परेशान होने लगा, घबराने लगा। उसने कहा इतना पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कंपनी ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसी समय हमें ये देखने को मिलता है कि 25 फरवरी 1760 की बात है। क्लाइव जो है वो यहाँ से वापस चला जाता है। क्लाइव के वापस जाने के बाद बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है हालवेल को। किसको बनाया जाता है? हालवेल को। हालवेल जो है, ये भारत आता है बंगाल का अस्थायी गवर्नर बनकर, और ये नवाब के ऊपर डचों को संरक्षण देने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके। और वो कहता है कि नवाब डचों को संरक्षण दे रहा है। नवाब इस बात से संतुष्ट था कि मैं संरक्षण नहीं दे रहा हूँ, वास्तविकता में उसके ऊपर धन का दबाव बनाया जा रहा था, ऐसे करके। कुछ समय बाद वो यहाँ से चला जाता है, और उसकी जगह पर वेंसी टार्ट नामक व्यक्ति गवर्नर आता है। ये स्थायी गवर्नर हुआ करता था, ऐसे। वेंसी टार्ट नामक व्यक्ति बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। कहते हैं इसने नवाब बदलने का निश्चय किया, और इसी के तहत 1760 ईस्वी में मीर कासिम से समझौता किया। मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम जो है, ये मीर जाफर का दामाद हुआ करता था। ठीक है, उससे समझौता किया, और बोला गया कि अब अगला नवाब जो है वो मीर कासिम को बनाया जाएगा, ऐसा। मीर कासिम जब नवाब बनेगा, तो नवाब बनने के बदले वो बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी जो है, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को देगा। ध्यान रखिएगा, क्यों, कहाँ कहाँ की? तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, यहाँ की दीवानी किसको मिलेगी? कंपनी को मिलेगी, ऐसे करके। साथ ही जो
बंगाल सरकार का चूना व्यापार था, जो कि कहाँ से चलता था, तो एक जगह है जिसको हम कहते हैं सिलहट। ऐसे सिलहट के चूना व्यापार पर कंपनी को 50% की हिस्सेदारी मिलेगी, यानी 1/2% की हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसे करके। इसके अलावा 50,000 पाउंड वेंसीटार्ट को, 27,000 पाउंड हालवेल को, और कंपनी के अन्य जितने सदस्य हैं, कंपनी यानी कलकत्ता काउंसिल के अन्य जितने सदस्य हैं, उनको 25,000 पाउंड की राशि जो है ये मीर कासिम के द्वारा दी जाएगी। और इतने में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। मीर कासिम इस बात के लिए तैयार हो गया, और आगे हमें देखने को मिलता है 1760 में मीर जाफर को जो है उसके पद से हटा दिया जाता है, और बंगाल का अगला नवाब जो है मीर कासिम को बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगला नवाब कौन बना, मीर कासिम। ऐसे मीर कासिम 1760 में नवाब बनता है, ठीक है, और 1763 तक क्या होता है, नवाब बना रहता है, ऐसा करके। मीर कासिम जब नवाब बना, कहते हैं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसको पता था कि अंग्रेजों के द्वारा मुझे नियंत्रित किया जाता है, यानी बंगाल का कोई भी नवाब होगा उसे नियंत्रित किया जाता है, और यही कारण था कि उसने षड्यंत्रकारी चीजों से बचने के लिए अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। पहले क्या थी, तो ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां के द्वारा बनाई गई थी, तो उसके द्वारा कहते हैं मुंगेर को राजधानी बनाया गया। किसको, मुंगेर। तो उसने मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली, ऐसा करके। क्यों, क्योंकि वो इस कलकत्ता के षड्यंत्रात्मक वातावरण से स्वयं को दूर करना चाहता था, ऐसे करके। इसके अलावा कहते हैं वो बंगाल की आर्थिक दशा भी सुधारना चाहता था। क्यों, क्योंकि बंगाल के ऊपर बहुत सारा कर जो है वो आ गया था, जिसको सुधारने के लिए वो बंगाल में करों में सुधार करता है, और एक नए कर का सूत्रपात करता है, नया कर लगाता है, जिसको कहा जाता है अबबाब या उपकर लगाता है, ऐसे करके। इसके अलावा पुराने करों पर 3/32 भाग जो है अतिरिक्त लेना स्वीकार करता है, ठीक है। अधिकारियों द्वारा जो बचत के रूप में एक और कर, जिसको हम कहते हैं खिजरी जमा, खिजरी जमा नामक कर जो है ये भी वो वसूलने का काम करता है। साथ ही स्वयं को सैन्य शक्ति में संपन्न करने के लिए मुंगेर में वो एक बंदूकों की फैक्ट्री लगवाता है। वो कहता है ताकि वहां पर नई और आधुनिक तरीके से बंदूकों का उपयोग किया जा सके, ठीक है। अब देखिए ये सब वो काम करता है। जब उसके द्वारा ये सब काम किए जाते हैं, तो ब्रिटिश जो है वो मीर कासिम से अब नाराज होने लगते हैं, अब खफा होने लगते हैं। उनका मानना था कि मीर कासिम ये सब क्यों कर रहा है। भाई उन्होंने तो मीर कासिम को इसलिए शासक बनाया था कि ये तो हमारे हाथ की कठपुतली बना रहे, हम जब जब इससे कहें तब तक जितना जितना धन कहें वो बस हमें देता रहे, ऐसे करके। और इस तरीके से जब मीर कासिम के द्वारा ये सारे कार्य किए जाने लगे, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो हैं वो मीर कासिम से कैसे होने लगे, तो खफा होने लगे, नाराज होने लगे, ऐसे करके। सबसे ज्यादा विवाद एक अन्य चीज पर होता है, और वो अन्य चीज क्या थी, वो हुआ करती थी दस्तक का दुरुपयोग। कौन सी, दस्तक। अब ये दस्तक क्या हुआ करती थी, इसको समझो। दस्तक का मतलब है, आप मोटे तौर पर ऐसा समझ रखते हो एक हिसाब से लाइसेंस। क्या होता था, ब्रिटिश व्यापारियों को एक लाइसेंस मिलता था, ब्रिटिश व्यक्तियों को एक लाइसेंस मिलता था, जिसके तहत वो एक निश्चित मात्रा तक बंगाल में क्या कर सकते थे, कर मुक्त व्यापार कर सकते थे, ऐसा करके। कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पर भी कोई टैक्स की चेकिंग चल रही है, बाजार में उनके द्वारा कुछ बेचा या खरीदा जा रहा है, और उनके पास वो लाइसेंस होता था, तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती थी। अब क्या होता था, नवाब को उनसे तो टैक्स मिल नहीं रहा था। जो भारतीय व्यापारी हुआ करते थे, भारतीय व्यापारियों से टैक्स मिल रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी दस्तक का दुरुपयोग किया। ये क्या करते थे, उस दस्तक से स्वयं व्यापार करते नहीं थे, और उस दस्तक को किसे बेच देते थे, भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे। अब दिक्कत ये हुई, जब दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेचा जाता था,
तो उस दस्तक से ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई व्यापार किया नहीं और भारतीय व्यापारियों को बेच दिया गया, तो वो भी सरकार को टैक्स नहीं दे रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में नवाब का दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था। तो नवाब ने इसके लिए उपाय सोचा और उसने क्या क्या किया कि भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त कर दिया। उसने बोला कि जो भारतीय व्यापारी हैं, भारतीय व्यापारी अब ये भी कैसे रहेंगे, कर मुक्त रहेंगे। यानी भारतीय व्यापारियों को भी किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं देना होगा। नवाब की इस कार्यवाही से ब्रिटिशर्स जो है वो नाराज हो गए। ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, भारत में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो सकती है, भारतीयों को नहीं हो सकती है। ऐसे करके इस बात को लेकर नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या हो जाता है, मनमुटाव होने लगते हैं और वो ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे करके ठीक। कहते हैं नवाब ने अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक जर्मन अधिकारी हुआ करता था, जर्मन अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका नाम था वॉल्टर रीन। क्या नाम था? वॉल्टर रीन हार्ड। ऐसे तो वॉल्टर रीन हार्ड नामक व्यक्ति हुआ करता था, जिसकी नियुक्ति किसने की थी? तो नवाब ने की थी। ऐसे करके और इस तरीके से नवाब ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है इस बात से कहीं ना कहीं खफा हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने निश्चित किया कि अब जल्दी से जल्दी मीर कासिम को उसके पद से हटाया जाना चाहिए। ऐसा करके विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब हमें ये देखने को मिल रहा था कि बिहार का जो इस समय नवाब हुआ करता था, जिसका नाम था राम नारायण जो है ये बिहार में स्वतंत्र व्यक्ति की भांति व्यवहार करने लगा। ठीक है। और भागकर अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। अंग्रेजों ने इसको संरक्षण दिया। नवाब ने जो है अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया कि चूंकि राम नारायण जो है वो बिहार का सूबेदार था और उसको क्या किया जाए, मुझे सौंप दिया जाए। तो अंग्रेजों ने पहले तो ना नुकुर किया, लेकिन बाद में क्या किया, उसे सौंप दिया गया। ऐसे करके दूसरा, अंग्रेजों की एक व्यापारिक कोठी जो पटना में हुआ करती थी, पटना कोठी का एक प्रमुख था जिसका नाम था एलिस। एलिस नाम का व्यक्ति जो है ये पटना कोठी का प्रमुख था। ये एक सेना लेके जाता है और कहते हैं कि पटना वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। ऐसे करके यानी कोठी के अलावा पटना को अपने नियंत्रण में ले लेता है। जब पटना को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो मीर कासिम जो है इस बात से बड़ा अचंभित रह जाता है और मीर कासिम जो है एक बड़ी सेना लेके जाता है और एलिस को पराजित करके सभी ब्रिटिश अधिकारियों को जो भी पटना में हुआ करते थे उनको बंदी बना लेता है और पटना पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। ऐसे करके जब कहते हैं कि पटना पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, कुछ समय तक वो बना रहता है। अंग्रेजों से क्या करता है, इस बात के लिए वो हमें देखने को मिल रहा था कि बार्गेनिंग करता है कि किसी भी तरीके से जो है अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन अंग्रेज जो है जब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे, तो मीर कासिम के द्वारा जो बंदी बनाए गए ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनकी हत्या करवा दी जाती है। ऐसे करके और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है अब अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में जो है वो बैर उत्पन्न हो जाता है और अंग्रेज जो है अब वो मीर कासिम को हटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो फिर से एक बार मीर जाफर से संपर्क स्थापित करते हैं और 1763 की बात है। 1763 की बात है। 1763 में वो फिर से एक बार किसको, मीर जाफर को नया नवाब घोषित करते हैं। ऐसे और मीर जाफर क्या बनता है, फिर से एक बार नया नवाब बनता है। कब की बात है, 1763 में। 1763 से
65 के बीच तक रहता है, 2 साल तक जो है ये नवाब बना रहता है। ठीक, इसी बीच हमें ये देखने को मिलता है कि अब जब मीर जाफर जो है, मीर कासिम जो है उसको नवाब पद से हटा दिया जाता है, तो कहते हैं मीर कासिम ने चेतावनी दी और समरू की सलाह से, समरू मतलब जो वॉल्टर रीड हार्ट हुआ करता था उसी को आगे समरू नाम से जाना गया। समरू की सलाह पर वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए एक ग्रुप का निर्माण करता है, जिस ग्रुप में हमें देखने को मिलता है कि अवध के नवाब हुआ करते थे शुजाउद्दौला, अवध अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और बंगाल का पूर्व नवाब कौन था? मीर कासिम। इनके द्वारा एक त्रिगुट का निर्माण किया जाता है और त्रिगुट बनाने के बाद बिहार के पास बक्सर नामक जगह पर ये घेरा डालते हैं। कौन से? बक्सर नामक जगह पर। ठीक है, ऐसे करके उधर हमें ये देखने को मिलता है कि अंग्रेज जो है वो भी एक बड़ी सेना लेके आते हैं। कहते हैं 22 अक्टूबर 1764 को 64 इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। ऐसा हेक्टर मुनरो के द्वारा के नेतृत्व में ये सेना जो है आगे बढ़ रही थी। कहते हैं हेक्टर मुनरो की नेतृत्व वाली सेना ने इन तीनों व्यक्तियों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, ऐसे करके। और 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध हुआ, ये एक ऐतिहासिक युद्ध रहा। कहा जाता है कि इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की संयुक्त सेना के द्वारा इन तीनों हेक्टर मुनरो की सेना के द्वारा इन तीनों की संयुक्त सेना को क्या कर दिया गया था? तो पराजित कर दिया गया था, ऐसे करके। तो इसकी जानकारी जो है वो हमें देखने को मिलती है। कहते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है वो तो षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध जो हुआ ये अंग्रेजों की वास्तविक जीत हुआ करती थी। ये वो जीत थी जिसने अंग्रेजी सैन्य शक्ति की वास्तविकता को भारत में स्थापित किया था, ऐसे करके। और इस तरीके से क्या होता है, हमें देखने को मिलता है अंग्रेज जो है बक्सर के युद्ध में विजेत हो जाते हैं। कहते हैं मीर कासिम यहाँ से भागता है और भागते हुए दिल्ली पहुंचता है, जहां पर 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे करके। लेकिन शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये दोनों आत्मसमर्पण कर देते हैं और अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे करके। इसी समय हमें देखने को मिलता है 1765 की बात है। 1765 में मीर जाफर नामक व्यक्ति जो कि अंग्रेजों का नवाब बना दिया गया था, बंगाल का नवाब बना दिया गया था अंग्रेजों ने, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम हुआ करता था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला को शासक बनाया जाता है। नजमुद्दौला को शासक बनाया जाता है 1765 में। ये अल्पवयस्क हुआ करता था और अल्पवयस्क नजमुद्दौला जो है ये मीर जाफर का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, कहते हैं अब क्या होता है, इसी समय हमें ये देखने को मिला कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में फिर से एक बार क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। जब क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर भारत बन के आया तो उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तीनों से संधि की। ठीक है, उसका ऐसा मानना था कि बंगाल को अभी हम प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कारण ये थे कि उसका मानना था कि अभी कंपनी में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है,
दूसरा, सत्ता संभालने से अगर मैं बंगाल की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लूंगा तो ऐसी कंडीशन में जो अन्य यूरोपीय शक्तियां हैं जैसे डच हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगीज हैं, ये एक हो सकते हैं और अगर ये एक हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में ये शक्तिशाली हो जाएंगे तो इनसे युद्ध करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, भारत में अभी भी मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा जो है वो बची हुई थी, तो एक ब्रिटिश ब्रिटिश की का शासक बनना या ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र को डायरेक्ट अपने नियंत्रण में लेना, ये कहीं ना कहीं भारतीय लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता था ऐसे करके, और विद्रोह की स्थिति बन सकती थी। दूसरा, कंपनी के डायरेक्टर भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि अभी कंपनी के किसी कार्य में विस्तार किया जाए। उनका मानना था अभी सिर्फ उन्हीं कार्यों को देखा जाए जहां से कंपनी को लाभ प्राप्त हो, और इस वजह से वो कंपनी के साथ मतलब कंपनी जो है वो किसी भी क्षेत्र को प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रखना चाहती थी, और यही कारण था कि नजमुद्दौला को वहां का नवाब बनाया गया और नजमुद्दौला से कहा गया कि ठीक है, तुम अपने अधीन क्या करते रहो, शासन करते रहो ऐसे करके, बाकी कंपनी आपको मदद करती रहेगी शासन चलाने में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, कंपनी के द्वारा इस उद्देश्य से आगे काम करना प्रारंभ किया गया। दूसरा, बक्सर के युद्ध की विजय के पश्चात क्लाइव के द्वारा जो मुगल सम्राट हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय से एक संधि की गई जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की, ऐसे करके इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई। इलाहाबाद की इस प्रथम संधि के तहत कुछ चीजों को निर्धारित किया गया, जिसको ये संधि कब हुई थी? तो दोस्तों ये संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई थी। इसके तहत यह निर्धारित किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह की दीवानी जो है अब किसके पास होगी? कंपनी के पास होगी। दीवानी यानी कि यहां से कर वसूल करने का अधिकार भी कहां कहां पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब आप समझ रहे हैं, मतलब दीवानी तो कंपनी के पास होगी लेकिन प्रशासन नवाब के पास होगा ऐसे करके। दूसरा, बोला गया सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर दे दिए जाएंगे। यानी सम्राट जो रहेगा अब दिल्ली में नहीं जाएगा, अब इलाहाबाद में रहेगा। और पहले ये किसको मिल गए थे? तो अवध को मिल गए थे, सम्राट ने खुद ही दे दिए थे। लेकिन अब कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र किसको दे दिया जाएगा? सम्राट को दे दिया जाएगा। साथ ही सम्राट को प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में 26 लाख रुपए दिए जाएंगे ऐसे करके। कितने? तो 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे ऐसे करके। 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के दिए रूप में दिए जाएंगे, और नवाब मगर मुगल लोगों को जितना भी रेवेन्यू प्राप्त होगा उस रेवेन्यू पर किसका अधिकार हो जाएगा? कंपनी का अधिकार हो जाएगा ऐसे करके। कहते हैं इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीरें भी जो हैं वो भी क्या हो जाती हैं? प्राप्त हो जाती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपनी की शर्तों को तय किया जाता है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है गुलाम हुसैन साहब। गुलाम हुसैन साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम है सियारुल मुतखैरन। सियारुल मुतखैरन में वो लिखते हैं कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा होगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है ऐसा करके, और इस तरीके से चीजें निर्धारित की गई थी। दूसरी संधि किससे की गई थी? तो अवध के नवाब जो हुआ करते थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला, जिनको हम कहते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। और ये कब की गई थी? तो ये 16 अगस्त 1765 को। ये किस किस के बीच में हुई थी? तो क्लाइव और अवध के जो दूसरे नवाब मतलब अवध के जो नवाब हुआ करते थे शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। इसके तहत क्या निर्धारित किया गया?
इस संधि के तहत क्या निर्धारित किया गया था? तो देखिए, इस संधि के तहत ये निर्धारित किया गया बेसिकली कि अवध को दो हिस्से, जिसमें कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र हुआ करता था, इन दो हिस्सों को छोड़कर पूर्ण अवध वाले क्षेत्र का अधिकार हो जाएगा, तो अवध के नवाब का अधिकार हो जाएगा। कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र क्यों छोड़ा गया? क्योंकि कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र जो है वो उससे लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया था। तो कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र छोड़कर संपूर्ण अवध पर जो है ये नवाब का अधिकार हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, कंपनी को 50 लाख रुपए मिलेंगे युद्ध हार जाने के रूप में। कितने? 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में। और चुनार का दुर्ग, चुनार का दुर्ग कहाँ है दोस्तों? तो चुनार का दुर्ग बिहार में है और इसको भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान रखना। तो चुनार का दुर्ग जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षता में राजा बलवंत सिंह का अधिकार होगा। लेकिन बलवंत सिंह जो हैं वो स्वतंत्र नहीं होंगे, अवध के ही अधीन होंगे, ऐसे करके तो यह भी निर्धारित किया गया। दूसरा, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दी गई कि कंपनी जो है वो अवध में क्या कर सकती है? कर मुक्त व्यापार कर सकती है। इसके अलावा अवध की सुरक्षा के लिए कंपनी में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्चा अवध के शासक को अवध का जो नवाब होगा, अवध के नवाब को देना होगा, ऐसे करके। और इस तरीके से कंपनी ने के द्वारा, मतलब क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई। समझ रहे हो? ऐसा। अब क्या हुआ, इन दोनों संधियों के माध्यम से अवध और बंगाल, इन दोनों जगह पर ब्रिटिशर्स क्या हो गए? शक्तिशाली हो गए। ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, ऐसे करके। जबकि प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था उनका वहां पर, जो कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अप्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? यहाँ शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके। और इसी के साथ ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, द्वैत शासन का क्या अर्थ है? देखिए, द्वैत शासन को ऐसे समझ लीजिए, बंगाल में द्वैत शासन जो है ये लगभग 1765 से शुरू होता है और 1772 तक जो है ये चलता है। इसके तहत कंपनी ने जिस नीति का अनुसरण किया उसमें हुआ ये कि उसमें उसने आय के संसाधन सभी अपने पास रख लिए, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नवाब को दे दी। और इसे ही इतिहास में द्वैत शासन कहा जाता है। कहते हैं मीर जाफर की मृत्यु के बाद जब उसके बेटे नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया, तो अपने अगले नवाब से संधि कर ली। और संधि के तहत उसने क्या किया? संधि के बदले प्रांत की सुरक्षा और कलकत्ता कौंसिल में अपने अधिकार जो हुआ करते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली, ऐसे करके। कहते हैं नवाब की सेना समाप्त कर दी गई और इस प्रकार से नवाब जो है अब वो किसी भी प्रकार से किसी सैन्य अधिकारी का प्रमुख नहीं रह गया, क्योंकि उसकी सेना समाप्त कर दी गई। और पूरे बंगाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो गई? तो ब्रिटिश की हो गई। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है राजस्व प्राप्ति की जिम्मेदारी भी किसकी हो गई? तो ब्रिटिश की हो गई, ऐसे करके। ठीक है, नवाब से यहाँ पर जो है संधि की गई। बोला गया कि नवाब मतलब अंग्रेजों के द्वारा नवाब से संधि करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह एक एक सूबेदारों की नियुक्ति की गई। ये जो सभी जगह सूबेदार नियुक्त किए गए थे, ये कंपनी के दीवानी कार्य को देखेंगे, जिसमें बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ, इनकी नियुक्ति की गई। और इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि अब जो है जितना भी यहाँ से रेवेन्यू आएगा
वो रेवेन्यू कलेक्ट करके सीधा किसके पास, कंपनी के पास जमा किया जाएगा, नवाब के पास जमा नहीं किया जाएगा। नवाब क्या मिलेगा अपना शासन चलाने के लिए, तो बोला गया नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक दिए जाने का प्रावधान किया गया है कि नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में दिया जाएगा। ऐसा कहने का मतलब यह है कि लाइफ को 53 लाख रुपए किसको देने थे, नवाब को, और 26 लाख रुपए देने थे किसके, मुगल सम्राट को। इन दो राशियों को अलावा जितना भी मुगल सल्तनत और बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू मिलता, इस पूरे रेवेन्यू पर किसका अधिकार हो गया था, तो कंपनी का अधिकार हो गया था, ऐसे करके। ठीक है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो भी दीवानी अधिकार हुआ करते थे, दीवानी अधिकार का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें, उसने राजस्व वसूली का अधिकार, ठीक है, जमीन संबंधी अधिकार, ठीक है, और इस प्रकार के जो भी अधिकार थे, राजस्व से संबंधित कोई झगड़ा, ये सभी कंपनी ने अपने हाथ में रख लिए। जबकि जो प्रशासनिक संबंधी अधिकार थे और फौजदारी अधिकार हुआ करते थे, ये सब नवाब को दे दिए, ऐसे करके। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लाइव के द्वारा जो है ये अधिकार तो स्वयं ले लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई। कहने का मतलब जब जब नवाब के पास रेवेन्यू ही नहीं रहेगा, तो नवाब कैसे किसी चीज को लागू कर पाएगा, ये तो नवाब के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो अधिकार सारे के सारे किसने ले लिए, क्लाइव ने ले लिए, कंपनी ने ले लिए, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, नवाब को दे दी। और इसी को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा जाता है। कहते हैं द्वैत शासन के तहत बंगाल का शोषण होता रहा, 7 साल बंगाल का लगातार शोषण होता रहा। इस शोषण से बंगाल की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि इतिहासकार के एम पनिक्कर इसे डाकुओं का काल कहते हैं, ऐसे करके, कि ये कौन सा काल है, डाकुओं का काल है। उसी प्रकार से ब्रिटिश इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर इसे बेशर्मी और लूट का काल कहते हैं, ऐसा करके। और इस तरीके से ये शासन जो है लगातार चलता रहता है। अंत में हमें ये देखने को मिलता है, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 की बात है। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के शासक बनते हैं, बंगाल के गवर्नर बनते हैं, तब इनके द्वारा द्वैत शासन को समाप्त किया जाता है, ऐसे करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है बंगाल में द्वैत शासन समाप्त होता है और बंगाल प्रेसिडेंसी सीधे ब्रिटिश अधिकार में चली जाती है, ऐसा करके। और अब बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार हो गया, तो ब्रिटिश का अधिकार हो जाता है। ठीक, ऐसा। तो ये हमें बंगाल के संबंध में यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। द्वैत शासन के कई सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। परिणाम क्या को दुष्परिणाम आप ऐसे कह सकते हैं कि द्वैत शासन के कई सारे दुष्परिणाम हुए। जैसे हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें प्रशासनिक व्यवधान की उत्पत्ति हुई, ठीक है, कृषि का ह्रास हुआ, क्योंकि यहाँ पर किसानों का शोषण किया गया। किसानों के शोषण करने की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि अधिकाधिक टैक्स जो है वो प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाता था। अकाल पड़ने के बावजूद भी किसानों के टैक्स में क्या होती गई, वृद्धि होती गई, जिससे लगातार जो है कृषि उत्पादन में कमी भी होती रही। भुखमरी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, ठीक है, और इस प्रकार की चीज जो है वो क्या है, बंगाल में बढ़ती गई। उद्योग और दस्तकों का ह्रास हो गया। बंगाल में जो हथकरघा उद्योग चल रहे थे, वो हथकरघा उद्योग जो है पूर्णतः कैसे हो गए, नष्ट हो गए। हथकरघा उद्योगों की स्थिति जो है वो खराब हो गई। और इस तरीके से ये भी हमें बंगाल में देखने को मिलता है। कहते हैं भारतीय व्यापार का बंगाल में विघटन हो गया। भारतीय व्यापार के संबंध में हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि जो भारत में हथकरघा उद्योग प्रचलित हुआ करता था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कैसा हो गया, कमजोर हो गया। धीरे धीरे वो व्यापार पूर्णतः बंगाल से कैसा हो गया, समाप्त हो गया, ऐसा करके। और इस तरीके से बंगाल में इस कुछ कुछ दुष्परिणाम जो हैं वो क्या है, हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके। तो ये बंगाल में क्या हुआ करता था, द्वैत शासन और बंगाल का प्रशासन या बंगाल का क्षेत्र जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। इस तरीके से बंगाल पर ब्रिटिश के द्वारा अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, है ना, ऐसा। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ, है ना। और
इसके बाद की जो चीजें हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे मैसूर या मराठा जो है उनको हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इन क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने अधिकार जो है वो स्थापित किए गए थे, है ना, ऐसा करके। तो मुझे फटाफट बता दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? कुछ पूछना तो नहीं चाहते हैं यहाँ पर? हाँ बताए, क्या डाउट है? ओके, ठीक 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 ठीक, कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा और आज मैम से पूछ लूंगा कि जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ वो कहाँ पर अपलोड होती है, ताकि आपको आसानी से वो मिल जाए, है ना। तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके जी ओके भाई, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच।